मंच पर उपस्थित तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर एल मुरुगन जी, हमारे प्रभारी भाजपा के महासचिव भाई सीटी रवि जी, मेरे साथी मंत्री जी किशन रेड्डी जी, श्री एल गणेशन जी, भारतीय सेना में जिन्होंने बहुत लंबे समय तक काम किया, ऐसे मेरे साथी मंत्री जनरल वीके सिंह जी, पोन राधाकृष्णन जी, डॉक्टर सुधाकर रेड्डी जी, श्री एच राजा जी, श्री केटी राघवन जी, नायर नगेंद्रन जी, वीपी दुराईस्वामी जी, वीएटी कालीवर्धन जी, और आज इस सभा में इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों और बहनों, सबको वणक्कम नमस्कार। सबसे पहले मैं बड़े दुख के साथ आप लोगों के सामने क्षमा मांगना चाहता हूं कि मैं भारत की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक, सबसे मधुर भाषाओं में से एक तमिल भाषा में आपसे बात नहीं कर सकता। इसका मुझे बहुत बहुत दुख है और इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूं। பாரத நாட்டினுடைய புராதனமான மொழி, இனிமையான மொழி தமிழ் மொழியிலே உங்களிடையே பேச முடியாமைக்காக உங்களிடம் நான் என்னுடைய மன்னிப்புகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்। आज ही हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने अपनी मन की बात में कहा है कि उनकी बहुत इच्छा है कि वो तमिल भाषा को जाने, तिरुवल्लर को तमिल में पढ़े और तमिल संस्कृति को आत्मसात कर देश का गौरव बढ़ाए। இன்றைய தினம்தான் மாண்புமிகு பிரதமர் மோடி அவர்கள் தன்னுடைய மன் கி பாத்தில் சொல்றார், எனக்கு தமிழ் மொழியை அறிவதற்கு விருப்பம், திருவள்ளுவரை பற்றி நான் படிக்க வேண்டும் என்கின்ற தாளாத ஆசை எனக்கு இருக்கிறது என்று சொல்லி இருக்கிறார்। और मित्रों, इन्होंने अपने मनोभाव व्यक्त किए हैं कि तमिल संस्कृति जो महान संस्कृति है भारत की, इसके बगैर भारतीय संस्कृति अधूरी है। அதாவது தமிழ்நாட்டினுடைய மகத்தான கலாச்சாரம் இல்லாமல் பாரத நாட்டின் கலாச்சாரம் என்பது இருக்க முடியாது என்பதையும் அவர் தெளிவாக பேசியிருக்கிறார்। और आज मैं फिर से आप लोगों की क्षमा प्रार्थना करते हुए, क्योंकि मैं तमिल में बोल नहीं सकता, मेरी बात अनुवाद के साथ आपके सामने रखने का काम कर रहा हूं। நான் மீண்டும் தமிழிலே பேச முடியாதுக்கு என்னுடைய வருத்தத்தை தெரிவித்து, தமிழ்ல நான் பேச முடியாதுங்கிறதுனால அது மொழி மாற்றத்தின் மூலமாக உங்களை வந்தடையும்। मित्रों, ये भूमि ने कई सारे ऐसे महानुभाव भारत को दिए जिन्होंने भारत का नाम दुनिया में उजागर किया है। இந்த மண்ணிலிருந்து பிறந்த பல மகான்கள் உலகம் முழுவதும் தமிழ்நாட்டினுடைய பெயரை எடுத்துச் சென்றிருக்கிறார்கள்। और आज भी पूरा भारत बड़े मनोयोग से तमिल संस्कृति का, तमिल भाषा का सम्मान करता है। இன்றைய தினம் நாடு முழுவதும் தமிழ் மொழியை, தமிழகத்தின் கலாச்சாரத்தை நாடு முழுவதும் மக்கள் மதிக்கிறார்கள்। मित्रों, आज मैं आपके सामने आया हूं, आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एनडीए अलायंस के साथ, एआईडीएमके के साथ, हमारे साथी दलों के साथ चुनाव के मैदान में उतरी। एक और भारतीय जनता पार्टी और एआईडीएमके का अलायंस है जो रामचंद्रन और जयललिता जी के सिद्धांतों पर चलेगा, भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों पर चलेगा, जो लोगों की क्षमता, कार्यकर्ताओं की क्षमता में विश्वास करता है। और दूसरी ओर डीएमके और कांग्रेस का अलायंस है जो वंश परंपरागत
पॉलिटिक्स को विश्वास करता है, डायनेस्टी पॉलिटिक्स को विश्वास करता है। நான் இன்றைய தினம் அகில இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தோடு மற்றும் நம்முடைய கூட்டணி கட்சிகளோடு இந்த தேர்தலிலே நாம் களம் இறங்கி இருக்கிறோம். அதை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள வந்திருக்கிறேன். திரு எம்ஜி ராமச்சந்திரன் அவர் மேலும் ஜெயலலிதா அவர்களுடைய சிந்தனையோடு சேர்ந்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற அமைப்பு. ஆனால் இன்னொரு பக்கம் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் காங்கிரஸ் கூட்டணி குடும்ப ஆட்சியிலே நம்பிக்கை இருக்கின்ற ஒரு கூட்டணியானது அமைந்திருக்கிறது. मित्रों, मैं आज आपको बताने आया हूं 2014 में देश की जनता ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया और लंबे समय के बाद एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और नरेंद्र मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम इस देश की जनता ने किया. 2014 இந்த நாட்டு மக்களுடைய கட்டளையினை பெற்று திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் தலைமையிலே முழு பெரும்பான்மையோடு நீண்ட ஆண்டுகளுக்கு பிறகு முதலாக பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய ஆட்சி அமைந்தது. मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार लोकसभा में जब पैर रखा तब लोकसभा की मिट्टी को प्रणाम कर वो लोकसभा में गए और उन्होंने अंदर भाषण किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों की सरकार होगी, पिछड़ों की सरकार होगी, दलितों की सरकार होगी, आदिवासियों की सरकार होगी. நரேந்திர மோடி அவர்கள் பாராளுமன்றத்திலே அடியெடுத்து வைக்கும் பொழுதே அந்த பாராளுமன்ற மண்ணிற்கு வந்தனம் செலுத்தி பாராளுமன்றத்திலே உரை நிகழ்த்தும் பொழுது சொன்னார், பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய அரசாங்கம் ஏழை எளிய மக்களுக்காக, பிற்பட்ட மக்களுக்காக, தலித்துகளுக்காக, ஏழை மக்களுக்கான ஒரு அரசாங்கமாக இருக்கும் என்று. और मित्रों, आज पीछे मुड़कर देखते हैं 6.5 साल में लगभग देश के हर व्यक्ति को मकान देने के कगार पर हम खड़े हैं. 2022 में देश में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं होगा. 60 साल से जो कांग्रेस न कर पाई, 70 साल से जो कांग्रेस न कर पाई, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 6 साल के अंदर कर दिखाया है. சற்றே நாம் திரும்பி பார்ப்போம். 7 ஆண்டுகளுக்குள்ளாக, அதாவது வரவிருக்கின்ற 2022க்குள்ளாக பாரத தேசத்தில் ஒருவருக்கு கூட குடியிருப்பதற்கு பக்கா வீடு இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை இருக்காது. 70 ஆண்டுகள் காங்கிரஸ் ஆட்சியிலே நடக்கவில்லை, ஆனால் 7 ஆண்டு பாரதிய ஜனதா கட்சியின் ஆட்சியிலே நடத்தி காட்டி இருக்கிறோம். और मित्रों, 13 करोड़ गरीब माताएं देश भर में जो दूर दराज जंगल में रहती है, पहाड़ियों पर रहती है, शहर की झोपड़पट्टी में रहती है, 13 करोड़ माताओं को गैस का सिलेंडर देने का काम अगर 70 साल की आजादी के बाद किसी ने करा तो मेरे और आपके नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया. அதே போல இந்த நாட்டில் இருக்கின்ற 13 கோடி தாய்மார்கள் தலித் சமுதாயத்தைச் சேர்ந்தவர்கள், இவர்களுக்கு வீட்டில் சமைப்பதற்கு சமையல் எரிவாயு 70 ஆண்டுகளிலே காங்கிரசால் கொடுக்க முடியவில்லை. பாரதிய ஜனதா கட்சியின் அரசாங்கம், அதாவது உங்களுக்கும் எனக்கும் தலைவனாக இருக்கின்ற மோடியின் ஆட்சியிலே அது தரப்பட்டு இருக்கிறது. जब मोदी जी आए तब 20,000 गांव ऐसे थे जहां बिजली का खंभा भी नहीं पहुंचा था. आज देश में हर घर में, हर गरीब की झोपड़ी में बिजली पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त कर दिया है. அதே போல ஆயிரக்கணக்கான கிராமங்களிலே மின்சாரம் செல்லாமல் இருந்தது. ஆனால் இந்த 7 ஆண்டுகளுக்குள்ளாக எந்த ஒரு வீட்டிற்கும் மின் இணைப்பு இல்லை என்கின்ற ஒரு சாதனையை நரேந்திர மோடியினுடைய அரசாங்கம் செய்து காட்டி இருக்கிறது. देश भर की माताओं को और बच्चियों को घर में टॉयलेट न होने के कारण अपमानित होना पड़ता था. आज 2022 के पहले हर घर में टॉयलेट पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार समाप्त करने वाली है. அதே போல வீடுகளிலே இருக்கின்ற ஏழை எளிய வீட்டினுடைய தாய்மார்கள், பெண் குழந்தைகள், அவர்கள் கௌரவமாக இருக்க முடியவில்லை. காரணம், வீட்டிலே கழிவறை கிடையாது. ஆனால் 2022க்குள்ளாக எல்லா வீடுகளுக்கும் கழிவறை தர இருக்கின்ற ஒரு செயலிலே நாம் ஈடுபட்டு வருகிறோம். मित्रों, देश के 60 करोड़ गरीबों के घर में जब बीमारी आती थी, गरीब कांप जाता था. कितना ऋण हो जाएगा, कितना लोन लेना पड़ेगा, कितना उधारी लेनी पड़ेगी.
नरेंद्र मोदी जी ने 5 लाख तक का सभी बीमारियों का खर्चा, चाहे कैंसर हो, चाहे हृदय का वाल्व चेंज करना हो, चाहे किडनी ट्रांसप्लांट करनी हो, 5 लाख तक का सारा खर्चा गरीबों का आज नरेंद्र मोदी सरकार 4 साल से दे रही है और देश के गरीब को स्वास्थ्य की दृष्टि से सुनिश्चित करने का काम किया है। அதே போல ஏழை எளிய மக்களுக்கு மருத்துவ வசதி ஏற்படுத்துவதற்காக, அது இதய நோயாக இருக்கலாம், கேன்சரா இருக்கலாம், கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்டேஷனா இருக்கலாம், எந்த ஒரு நோயாக இருந்தாலும் ஒரு குடும்பத்திற்கு 5 லட்சம் ரூபாய் ஒரு வருடத்திற்கு செலவு செய்கின்ற விதத்திலே ஏழை எளிய மக்களுடைய மருத்துவ தேவையை முழுமையாக நாம் பூர்த்தி செய்கின்ற விதத்திலே மோடி அரசாங்கம் செயல்பட்டு இருக்கிறது। नरेंद्र मोदी जी ने एक नया काम हाथ में लिया है। 2022 में जब आजादी के 75 साल समाप्त होंगे, उस वक्त देश के हर गरीब के घर में नल से, पाइप से शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाप्त कर देगी। அதே போல இந்த நாடு சுதந்திரம் அடைந்து 75வது ஆண்டு பூர்த்தி செய்கின்ற காலகட்டத்திலே இந்த நாட்டில் இருக்கின்ற எந்த ஒரு வீட்டிலும் சுத்தமான குடிநீர் கிடைக்கின்ற குடிநீர் இணைப்பு தரப்பட்டாக வேண்டும் என்கின்ற பணியிலே நரேந்திர மோடி அவர்களின் அரசாங்கம் ஈடுபட்டு வருகிறது। मित्रों, अनुसूचित जाति के एससी के छात्रों के लिए 59,000 करोड़ 59,000 करोड़ की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति अनुमोदित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। ये स्कॉलरशिप 59,000 करोड़ रुपए की सीधी स्टूडेंट के बैंक अकाउंट के अंदर जाएगी। அதே போல பட்டியல் சமுதாயம் மலைவாழ் மக்கள் மாணவர்களுக்காக 59,000 கோடி ரூபாய் இந்த எஸ்சி எஸ்டி மாணவர்களுக்கான இந்த ஸ்காலர்ஷிப் உதவித்தொகை நேரடியாக அவர்களுடைய வங்கி கணக்கிலே செலுத்தப்பட்டு வருகிறது। मित्रों, जब नरेंद्र मोदी जी के दलितों के लिए, गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए करे हुए काम देखता हूं, तब मुझे महान एमजीआर की याद आती है, क्योंकि एमजी रामचंद्रन एक सच्चे मक्कल थिलागम थे और उन्होंने सबसे पहले देश में गरीबों के कल्याण की बात शुरू करी थी। सबसे पहले गरीबों के खाना खिलाने की शुरुआत करी थी। நண்பர்களே, தலித் மக்கள், ஏழை எளிய மக்கள், ஆதிவாசிகள், பிற்பட்டோர் நலனுக்கான திட்டங்களை பற்றி நாம் யோசிக்கும் பொழுது நமக்கு திரு எம்ஜிஆர் அவர்களுடைய நினைவு வருகிறது। ஏனென்றால் ஏழை எளிய மக்களுக்கு மதிய உணவு கொடுக்கின்ற திட்டத்தை அவர்களை பற்றி கவலைப்படுகின்ற ஒரு மனிதராக எம்ஜிஆர் அவர்கள் செயல்பட்டார்கள்। और उनके ही विचारों को उनकी उत्तराधिकारी जयललिता जी ने आगे बढ़ाया। आज देश भर में नरेंद्र भाई, एमजीआर ने जो शुरुआत की थी, इसको देश भर के अंदर पहुंचाने का काम किया है। दीनदयाल उपाध्याय का गरीब कल्याण का मंत्र को उन्होंने चरितार्थ करने का काम किया है। திரு எம்ஜிஆர் அவர்களுடைய இந்த திட்டத்தை அதற்கு பிறகு வந்த செல்வி ஜெயலலிதா அவர்கள் நிறைவேற்றி வந்தார்கள்। இது நாடு முழுவதும் தீன்தயாள் அவர்கள் உபாத்யாயா ஏழை மக்கள் நல்வாழ்வு திட்டம் என்கின்ற பெயரிலே नरेंद्र मोदी அவர்களுடைய அரசாங்கம் நாடு முழுவதும் செயல்படுத்தி வருகிறது। मित्रों, एक और देश को सुरक्षित करने वाला एनडीए है। आज किसी की हिम्मत नहीं है देश की सीमाओं के सामने आंख उठाकर देखने की। पाकिस्तान ने हिम्मत करी थी उरी में, पाकिस्तान ने हिम्मत करी पुलवामा में। नरेंद्र मोदी जी ने सेना को हुक्म देकर पाकिस्तान के घर में घुसकर उनको सबक सिखाने का काम किया था। அதே போல இந்த நாட்டினுடைய பாதுகாப்பு விஷயத்திலே நம்முடைய நரேந்திர மோடி அவர்களுடைய அரசாங்கம் மிக சிறப்பாக செயலாற்றி வருகிறது। பாகிஸ்தான் ஊரியிலே புல்வாமாவிலே செய்த அதிக்கிரம செயல்களுக்கு சரியான பதிலடி கொடுப்பதற்காக பாகிஸ்தான் எல்லைக்குள் புகுந்து தீவிரவாத முகாம்களை தாக்கியது மோடி அவர்களுடைய அரசாங்கம்। मित्रों, एक और एआईडीएमके बीजेपी एनडीए है जो देश को सुरक्षित करना चाहते हैं, गरीबों का उत्थान करना चाहते हैं, देश के अर्थतंत्र को पटरी पर चढ़ाना चाहते हैं। और दूसरी ओर डीएमके और कांग्रेस पार्टी है जो अपने परिवार की ही चिंता करती है, भ्रष्टाचार में लिप्त रहती है
और डिवाइड और रूल की पॉलिटिक्स करती है। सोनिया जी को चिंता है राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाने की, और स्टालिन जी को चिंता है उदयगिरी को मुख्यमंत्री बनाने की। ना उनको देश की चिंता है, ना तमिलनाडु की चिंता है, उनको अपने परिवार की चिंता है। அது ராணுவ பாதுகாப்பாக இருந்தாலும் சரி, பொருளாதாரத்திலே சரியான திசையிலே நாட்டை வழி நடத்த வேண்டும் என்றாலும் அகில இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் பாரதிய ஜனதா கட்சி கூட்டணி சிறப்பாக செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் மறுபக்கத்திலே திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி தங்களுடைய குடும்பத்தை பற்றி மாத்திரம் கவலைப்படுகிறது. தமிழக மக்களை பற்றி அவர்கள் அக்கறைப்படுவதில்லை. சோனியா காந்திக்கு என்ன கவலை? தன்னோட மகன் ராகுல் எப்படியாவது பிரதம மந்திரி ஆக்கிடுவோன்னு கவலை. அதே மாதிரி மு.க. ஸ்டாலினுக்கு என்ன கவலை? தன் மகன் உதயநிதி ஸ்டாலினை எப்படியாவது முதலமைச்சர் ஆக்கிடணும்னு மக்களை பற்றி கவலைப்படாமல் குடும்பத்தை பற்றி கவலைப்படுகின்ற கூட்டணி எதிராக இருக்கிறது. मित्रों, मुझे तो हंसना आता है। स्टालिन जी को मैं सुनता हूं भ्रष्टाचार की बात करते। अरे स्टालिन बाबू, अपने गरेबान में जाग कर देखो जरा, किसने किया था 2G स्कैम? आपकी अगल बगल में चल रहे हैं और आप भ्रष्टाचार की बात करते हो। आपके परिवारजनों के घर देखिए जरा, कितने बड़े बड़े महल बन चुके हैं। मित्रों, कांग्रेस पार्टी ने 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार किए और उस वक्त डीएमके पार्टी इसकी सरकार में शामिल थी। அதாவது திமுக ஊழலை பற்றி பேசும்பொழுது எனக்கு சிரிப்பு தான் வருகிறது. கொஞ்சம் வீட்டை திரும்பி பாரு. 2G ஊழல் செஞ்சது யாரு? உங்கள் கட்சிக்குள்ள வீட்டுக்குள்ள இருப்பவர்களை பற்றி கொஞ்சம் சிந்தித்து பாருங்கள். காங்கிரஸ் தலைமையில 12 லட்சம் கோடி ஊழல் நடந்த பொழுது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அந்த கூட்டணி அரசாங்கத்தில் இருந்தது. मित्रों, वैसे देखे तो 2G, 3G, 4G सारा आपके तमिलनाडु के अंदर है। कैसे? 2G मतलब मारन परिवार की 2 पीढ़ियां, 3G मतलब करुणानिधि परिवार की 3 पीढ़ियां, और 4G मतलब गांधी परिवार की 4 पीढ़ियां। सारा का सारा यहां तमिलनाडु में हमें मिलता है। நண்பர்களே, இந்த 2G, 3G, 4G எல்லாமே தமிழ்நாட்டுக்குள்ள இருக்கு. இந்த 2Gங்கிறது என்ன? மாறன் சகோதரர்களோட டெலிவிஷன் சேனல். இந்த 3G கருணாநிதி குடும்பத்தோட டெலிவிஷன் சேனல். 4G சோனியா காந்தியோடது. नहीं, गांधी परिवार की 4 पीढ़ी पीढ़ी காங்கிரஸ் கட்சி காந்தி குடும்பம், அதாவது நேரு குடும்பத்தினுடைய 4 தலைமுறைகள். और उनकी 2, इनकी 2। आप पूरा ट्रांसलेट करो भाई। சொல்லிட்டேனே, டிஎம்கேல 3, காங்கிரஸ்ல 4 பரம்பரை. இப்பொழுது அவர்கள் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளேயே அரசியல் ढंग से ट्रांसलेशन नहीं करते राजा जी। मैं बताता हूं फिर से। 2G मतलब मारन परिवार की 2 पीढ़ी, 2 जनरेशन, 2 जनरेशन। 3G मतलब करुणानिधि के 3 जनरेशन, और 4G मतलब गांधी परिवार के 4 जनरेशन। அதாவது 2G ன்னு சொன்னா மாறன் குடும்பத்துடைய 2 தலைமுறை. 3G என்பது கருணாநிதி குடும்பத்தின் 3 தலைமுறை. 4G என்பது நேரு குடும்பத்தினுடைய காந்தி குடும்பத்தினுடைய 4 தலைமுறை. और मित्रों, तमिल संस्कृति की रक्षा की बात करते हैं। अभी नरेंद्र मोदी जी नई शिक्षा नीति लेकर आए। उन्होंने कहा विदेशी भाषा नहीं चलेगी। अब विदेशी भाषा का कांग्रेस से क्या लेन देन? बताओ भाई, यहां की भाषाओं का कांग्रेस से कोई लेन देन है? इटली यहां की भाषा है क्या? यहां की है क्या? मोदी जी ने कहा है प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा में ही होगी, तमिल में ही की जाएगी। தமிழ் கலாச்சாரம் பற்றி பேசுகிறார்கள். நாம் தேசிய கல்விக் கொள்கையிலே கல்வியானது உள்ளூர் மொழியிலேயே இருக்க வேண்டும் என்று கொண்டு வந்திருக்கோம். காங்கிரஸ்காரங்க இத்தாலி தமிழ் மொழியா இந்திய மொழியா என்பதை நினைத்து பார்க்க வேண்டும். अरे आज जलीकट्टू देखने राहुल बाबा चले गए। 2016 का उनका घोषणा पत्र है जलीकट्टू को बंद कर देना चाहिए। उसको बचाने के लिए अगर किसी ने नोटिफिकेशन निकाला तो भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने निकाला। ஜல்லிக்கட்டு பார்க்கிறதுக்கு இங்க ராகுல் காந்தி வர்றாரு.
ஆனால் காங்கிரஸ் கட்சி கொண்டு வந்த சட்ட திருத்தத்தின் காரணமாகவே ஜல்லிக்கட்டு தடை செய்யப்பட்டது. ஆனால் ஜல்லிக்கட்டுவை இங்க மீண்டும் கொண்டு வந்திருப்பது மோடி அரசாங்கம் அதை கொண்டு வந்திருக்கிறது. मित्रों, मैं तमिलनाडु में एआईडीएमके की जो सरकार चल रही है, मुख्यमंत्री इडापाडी जी और पलानीस्वामी के नेतृत्व में, इसको पनीरसेल्वम जी के नेतृत्व में इसको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के खिलाफ सीएम और डिप्टी सीएम के नेतृत्व में लड़ाई हुई है, मैं मानता हूं भारत में जो सबसे अच्छी लड़ाई हुई उसमें तमिलनाडु हमारा एक राज्य है. இங்கு இருக்கின்ற மாநில அரசாங்கம், முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள், துணை முதல்வர் பன்னீர்செல்வம் அவர்கள், இவர்களுக்கு நான் என்னுடைய பாராட்டுதல்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஏனென்றால் கொரோனா காலகட்டத்திலே மிக சிறப்பாக நிர்வாகம் செய்தது நாட்டில் இருக்கின்ற சிறந்த நிர்வாகத்திலே ஒன்று தமிழ்நாடு என்கின்ற காரணத்தினாலே அவர்களுக்கு நான் என்னுடைய பாராட்டுதல்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். गुड गवर्नेंस में भारत सरकार की तालिका में सबसे एक नंबर तमिलनाडु सरकार का आया है. அதேபோல நல்லாட்சிக்கான விருதுகள் அதிகமாக தமிழகத்திற்கு கிடைத்திருக்கிறது. राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में वाटर मैनेजमेंट में सर्वश्रेष्ठ राज्य का नंबर तमिलनाडु को मिला है. அதேபோல நீர் மேலாண்மையிலே அனைத்து மாநிலங்களையும் விட சிறப்பாக செயல்பட்டதற்கான விருது தமிழகத்திற்கு கிடைத்திருக்கிறது. और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट के अंदर भी दक्षिण के राज्यों में तमिलनाडु सबसे प्रथम रहा है. அதேபோல மாவட்டங்களின் முன்னேற்றத்திலும் தமிழ்நாடு அனைத்து மாநிலங்களிலும் முதலிடமாக வந்திருக்கிறது. मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार ने तमिलनाडु के विकास के लिए पीछे मुड़कर नहीं देखा है. நரேந்திர மோடி அரசாங்கம் தமிழகத்திற்கு மேம்பாட்டு திட்டங்களிலே நாம் எப்பொழுதும் பின்தங்கியதில்லை. आज तमिलनाडु की ही बेटी देश की वित्त मंत्री बनकर सबसे अच्छा बजट लाने का काम श्रीमती निर्मला सीतारामन ने किया है. அதேபோல இந்த நாட்டினுடைய மிகச் சிறந்த நிதி மந்திரியாக இருப்பது இந்த தமிழகத்தின் மகள் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் இருந்து செயலாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள். देश का वित्त मंत्री भी तमिलनाडु से है. நாட்டினுடைய विदेश मंत्री, இந்த நாட்டினுடைய வெளியுறவு அமைச்சரும் தமிழகத்திலிருந்து வந்திருக்கிறார். वित्त मंत्री और विदेश मंत्री दोनों तमिलनाडु से है. बताओ भाई, भाजपा एआईडीएमके को जिताना चाहिए या नहीं जिताना चाहिए? இந்த நாட்டினுடைய வெளியுறவு அமைச்சரும் நிதி அமைச்சரும் தமிழகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் இருக்கிறார்களாகவே நீங்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சி கூட்டணி வெற்றி பெற செய்ய வேண்டுமா இல்லையா? जोर से बोलो, जिताना चाहिए या नहीं जिताना चाहिए? வெற்றி பெற செய்ய வேண்டுமா இல்லையா? உரக்க சொல்லுங்கள். इस बजट में तमिलनाडु के रोड के लिए 1 लाख करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी और निर्मला सीतारामन ने देने का काम किया है. இந்த மாநிலத்தினுடைய சாலைகளை மேம்படுத்துகின்ற திட்டத்திற்காக மாத்திரம் 1 லட்சம் கோடி நிர்மலா சீதாராமன் அவர்களும் நரேந்திர மோடி அவர்களும் தந்திருக்கிறார்கள். 63,000 करोड़ रुपया, 63,000 करोड़ रुपीस चेन्नई के फेज 2 मेट्रो के लिए देने का काम इस बजट में भारतीय जनता पार्टी ने किया है. அதேபோல சென்னை மெட்ரோ திட்டத்திற்காக 63,000 கோடி ரூபாயை பாரதிய ஜனதா கட்சியின் அரசு தந்திருக்கிறது. और 35,000 करोड़ रुपया और अन्य कामों के लिए उपलब्ध कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया. மேலும் 33 கோடி ரூபாய் பல்வேறு மற்ற திட்டங்களுக்காக நரேந்திர மோடி அரசாங்கம் தமிழகத்திற்காக தந்திருக்கிறது. तमिलनाडु के 45 लाख किसानों को अब तक 5,000 करोड़ रुपया सीधा उनके बैंक अकाउंट में भेजने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है. அதேபோல தமிழகத்தில் இருக்கின்ற விவசாயிகளுக்கு 5,000 கோடி ரூபாய் நேரடியாக அவர்களுடைய வங்கி கணக்கிலே செலுத்துகின்ற பணியினை நரேந்திர மோடி அரசாங்கம் செய்திருக்கிறது. कोविड के स्पेशल पैकेज में 30,000 करोड़ रुपीस नाबार्ड और ग्रामीण सहकारी बैंक के माध्यम से तमिलनाडु के किसानों को देने का काम किया है. அதேபோல கொரோனா திட்டத்திலே நபார்டு வங்கியின் மூலமாக தமிழகத்திற்கு 30,000 கோடி விவசாயிகளுக்காக தரப்பட்டு இருக்கிறது. मित्रों, मोदी जी ने 2019 में मत्स्य पालन विभाग का गठन किया और ब्रू रेवोल्यूशन शुरू किया.
इसका सबसे बड़ा फायदा मेरे तमिलनाडु के मछुआरों को होने वाला है। 2019 துவங்கி மீனவர்கள் மேம்பாட்டு திட்டத்திற்காக நீல புரட்சி ப்ளூ ரெவல்யூஷன் திட்டத்திற்கான பணியினை மோடி அவர்களுடைய அரசாங்கம் மேற்கொண்டிருக்கிறது. இதிலே அதிகமான பலன் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த மீனவ மக்களுக்கு கிடைக்க இருக்கிறது. 14-15 से 20 तक 545 करोड़ रुपया मछुआरों के लिए भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार भेज चुकी है. இதுவரை மீனவர்களுக்காக 545 கோடி ரூபாய் மீனவர்களுக்காக அனுப்பப்பட்டு இருக்கிறது. और अलग से 20,000 करोड़ रुपया समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार देने वाली है. அதே போல 20,000 கோடி ரூபாய் சர்வதேச நீரிலே கடலிலே மீன்பிடிப்பவர்களுக்காக உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்தி தருவதற்காக திட்டம் ஒதுக்கப்பட்டு இருக்கிறது. राज्य के अंदर निर्मला जी जब डिफेंस मिनिस्टर थी, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना करी है, जिससे लाखों युवाओं को रोजगार मिलने वाला है. நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சராக இருந்த பொழுது பாதுகாப்பு வழித்தடம் டிஃபென்ஸ் காரிடியர் தமிழகத்திலே நிர்மாணிக்கப்பட்டு இருக்கிறது. இதன் மூலமாக பல்லாயிரக்கணக்கான இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது. सागरमाला योजना के तहत नरेंद्र मोदी जी की जो योजना है, उसमें 2.25 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट तमिलनाडु के अंदर आया है. அதே போல சாகர்மாலா திட்டத்தின் மூலம் 1,25,000 கோடி ரூபாய் மூலதனம் தமிழகத்திற்கு கிடைத்திருக்கிறது. मदुराई के अंदर 1264 करोड़ रुपए की लागत से एम्स का भूमि पूजन हो चुका है. அதே போல மதுரையிலே எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைக்காக 1,264 கோடி ரூபாய்க்கான திட்டம் துவங்கப்பட்டிருக்கிறது. ईस्ट कोस्ट रोड 13,795 करोड़ रुपए से बनना शुरू हो चुका है. அதே போல கிழக்கு கடற்கரை சாலைக்காக 13,797 கோடி ரூபாய் வேலை நடந்து வருகிறது. चेन्नई मदुरै रूट पर तेजस एक्सप्रेस जो चेन्नई में ही बनी है, वो चालू हो चुकी है. அதே போல சென்னை மதுரை தேஜஸ் விரைவு வண்டி சென்னையிலிருந்தே துவங்குகின்ற இந்த புகை வண்டியும் ஏற்கனவே விடப்பட்டிருக்கிறது. चेन्नई रेलवे स्टेशन का नाम महान एमजीआर के नाम से रखने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है. அதே போல சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்திற்கு மகத்தான தலைவர் எம்ஜிஆர் அவருடைய பெயர் சூட்டப்பட்டிருக்கிறது. पहले जब आप रेलवे स्टेशन में जाते थे तो घोषणाएं जो होती है वो अंग्रेजी में ही सुनाई पड़ती थी. अब पूरे तमिलनाडु में सारी घोषणाएं तमिल भाषा में भी सुनाई पड़ती है. ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है. தமிழகத்திலே இருக்கின்ற ரயில் நிலையங்களிலே நீங்கள் இருந்தால் அங்கு அறிவிப்புகள் ஆங்கிலத்தில் இருந்து கொண்டிருந்தது. ஆனால் இப்பொழுது எல்லா ரயில் நிலையங்களிலும் அறிவிப்புகள் தமிழில் நரேந்திர மோடி அவர்கள் ஆட்சியிலே செய்யப்படுகிறது. भाई मुझे बताओ, तमिलनाडु को केंद्र के साथ झगड़ा करे ऐसी सरकार चाहिए या केंद्र के साथ हाथ मिलाकर डबल इंजन ग्रोथ से काम करने वाली सरकार चाहिए? சகோதரர்களே, இதை முடிவு செய்யுங்கள். மத்திய அரசாங்கத்தோடு மோதல் போக்கில் ஈடுபடுகின்ற ஆட்சி வேண்டுமா, அல்லது மத்திய அரசோடு கைகோர்த்து டபுள் என்ஜின் சக்தியோடு தமிழகத்தை முன்னேற்றி செல்லுகின்ற ஆட்சி வேண்டுமா? बताओ कौन सी सरकार चाहिए? எந்த ஆட்சி வேணும் சொல்லு. डबल इंजन चाहिए ना? जोर से बोलो, डबल इंजन चाहिए ना? ரெட்ட என்ஜின் இருக்கிற வண்டி வேணும் தானே? मित्रों, मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं. मैं तो दूर से देख रहा था, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मुरुगन जी वेल यात्रा लेकर निकले. आप लोग मुरुगन जी को शाबाशी देते हो, मगर मैं आपको कहता हूं, हमारे लिए बड़ी दुख की बात है कि हमारे उत्सवों के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, हमारी परंपरा के लिए हमें आंदोलन करना पड़ रहा है. यहां एक ऐसी सरकार बनाइए कि किसी और मुरुगन को वेल यात्रा के लिए निकलना न पड़े, हमें कोई जरूरत न पड़े आंदोलन की. நான் தூரத்தில் இருந்து பார்த்து கொண்டிருந்தேன். இங்கு மாநில தலைவர் முருகன் அவர்கள் வேல் யாத்திரை நடத்தினார்கள். யோசிச்சு பாருங்க,
இந்த நாட்டினுடைய கலாச்சாரம் பண்பாட்டை காப்பாற்றுவதற்காக நமக்கு போராட வேண்டுமா? எந்த மாதிரி ஆட்சி இங்கு இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இனிமேல் நம்முடைய பண்பாடு கலாச்சாரத்தை நாம் பேணி காப்பதற்கு போராட்டம் நடத்த அவசியம் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்க வேண்டும். अब वेल यात्रा सफल कब मानी जाएगी भाई बताओ? வேல் யாத்திரை வெற்றிதானே? சொல்லுங்க, कब मानी जाएगी? भाजपा की सरकार बनेगी तब वेल यात्रा सफल मानी जाएगी. அதாவது வேல் யாத்திரை எப்ப வெற்றி தெரியுமா? பாரதிய ஜனதா கட்சியின் ஆட்சி அமையும் பொழுதுதான் வேல் யாத்திரை முழுமையாக வெற்றி பெற்றதாக நாம் கருத முடியும். मित्रों, आने वाले दिनों में आपको फैसला करना है. ये राजे महाराजों के बेटे बेटियों को शासन देने के लिए वोट देना है या तमिलनाडु के विकास के लिए देना? उदयगिरी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए देना है या तमिलनाडु के मेरे मछुआरे के लिए वोट देना है? राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट देना है या मोदी जी के विकास की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए वोट देना है? वो तमिलनाडु की जनता को तय करना है. தமிழக மக்கள் விரைவில் முடிவெடுக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை. நாம் எதற்காக வாக்களிக்க வேண்டும்? இந்த நாட்டின் மக்களுடைய மேம்பாட்டிற்காகவா அல்லது எதிரணியிலே இருப்பவர்களுடைய குடும்பங்களின் வளர்ச்சிக்கா? ராகுல் காந்தி பிரதமராக்குவதற்காக நாம் வாக்களிக்க போகிறோமா அல்லது நரேந்திர மோடி அவர்களுடைய மக்கள் நல திட்டங்களுக்கு நாம் துணை இருப்பதற்காக வாக்களிக்க போகிறோமா என்று நாம் முடிவெடுக்க வேண்டும். बताओ भाई, आप कमल के निशान पर, दो पन्नों के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? சொல்லுங்க நண்பர்களே, தாமரையிலும் இரட்டை இலையிலும் நாம் அந்த பட்டனை அமுத்தி வெற்றி பெற செய்வோமா? जोर से बोलो, दबाओगे? एनडीए सरकार बनाओगे? भाजपा के लोगों को जिताओगे? एआईडीएमके के लोगों को जिताओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाओ, उठाओ दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचो और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की. वंदे